कॉग्निसेंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पर। हम लोग बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल पर, लेकिन इससे पहले कि हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को देखें, जो कुछ खामी रह गई थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसकी भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेंगे। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, जब उन्होंने एक गोल्ड कॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बमबारिंग किया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है उस एटम को पास कर जाते हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो उन्होंने कंक्लूजन यही निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम विल बी वैकेंट। ज्यादातर हिस्सा जो है एटम के अंदर का वो क्या रहता है, खाली रहता है। ये कहना था रदरफोर्ड का। फिर उन्होंने देखा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सेंटर के करीब जा रहे हैं ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और चूंकि जब भी ये सेंटर से होके जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि हो ना हो सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जरूर है, राइट। फिर उन्होंने देखा कि वैसे अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर से होके जा रहे थे, दे ऑल आर रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो सेंटर पे कोई हेवी पार्ट जरूर है, और उस हेवी पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां प्रेजेंट रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर ज्यादातर हिस्सा जो है एटम का क्या रहता है, खाली रहता है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट सच ए स्पीड सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से कि वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। इतना कहा पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ लूपहोल्स रह गए थे, कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे। और वो ड्रॉबैक्स क्या है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और फाइनली जो है इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा कहां पर, न्यूक्लियस पर। अगर ऐसा होगा तो कोई भी एटम जो है वह स्टेबल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें कुछ खामी रह गई थी। अभी इन्हीं खामियों को दूर करता हुआ ये बोर्स ने एक नया मॉडल दिया जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स में क्या है। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। जहां तक सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का, तो अगर आप देखो तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ क्वेश्चन जो है एज ऑब्जेक्टिव भी अराइज हो सकता है। आइए देखते हैं इन्होंने कहा क्या, कौन कौन से पोस्टुलेट्स बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो चूंकि बोर्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस था हाइड्रोजन एटम पर, तो इसीलिए इन्होंने कहा इन्हें हाइड्रोजन एटम। अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें, चूंकि उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है, अपना जो रिसर्च है वह चूंकि हाइड्रोजन पे बेस्ड रखा था, इसीलिए उनके जो पोस्टुलेट्स है उसमें हम लोग हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देते हैं। तो इन हाइड्रोजन एटम द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये कहता है कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब आप क्या जानते हो कि अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वह सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। एक जनरलाइज केस के लिए अगर हम लोग देखें तो जनरलाइज केस में उसके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए। तो उसकी जो जरूरत है
इस केस में जो जरूरत है सेंटीपेटल फोर्स की, कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए उसका जो जरूरी सेंटीपेटल फोर्स है उसको इस केस में कौन देगा? तो उसको ये जो सेंटीपेटल फोर्स है प्रोवाइड कौन करता है? तो दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह जरूरी सेंटीपेटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड जो है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स में अगर हम लोग देखें तो पहला पॉइंट यही है, इन ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में the negatively charged electron revolves in a circular orbit। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, किसके अराउंड? तो अराउंड दी हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। द सेंटीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? सेंटीपेटल फोर्स चाहिए। तो जो सेंटीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है इज प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो जो सेंटीपेटल फोर्स है रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सेंटीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है और उसकी सेंटीपेटल फोर्स की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? तो प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जरूरी सेंटीपेटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट जो है, ये जो ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट सच ए स्पीड सो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहा था किसने? रदरफोर्ड ने, राइट? लेकिन बोर्स जो है इस पॉइंट में क्या कहता है कि नो डाउट कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बट दे आर revolving only in selected circular orbit। सिर्फ और सिर्फ selected circular orbit में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और ये selected circular orbit क्या है? तो where they neither lose energy nor gain energy। तो यहां पर अगर हम लोग देखें सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पे ये एनर्जी जो है वो लूज नहीं करता है। तो कुछ ऐसे ऑर्बिट होंगे जहां पर ये एनर्जी जो है, ठीक है, क्या नहीं करेंगे? लूज नहीं करेंगे। कौन से ऐसे ऑर्बिट होंगे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट में यही है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कह सकते हैं या फिर हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वांटाइज्ड स्टेट कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दें, सेकेंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करता है राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इन सब सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स में वेयर दे नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी, जहां पर वो ना तो एनर्जी लूज करेंगे और ना ही एनर्जी गेन करेंगे। सच ऑर्बिट्स वे आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम लोग स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, आल्सो कॉल्ड क्वांटाइज्ड स्टेट। तो ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इन स्टेशनरी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो यहां पर ना तो वो एनर्जी लूज करते हैं और ना ही एनर्जी गेन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्बिट होंगे जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करेंगे और ना ही एनर्जी गेन करेंगे। थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को बतलाता है, यानी कि ये उन ऑर्बिट के बारे में बात करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो दे आर नाइदर लूज नॉर गेन ऑफ एनर्जी। तो ऐसे कौन से ऑर्बिट होंगे? तो दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम
MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो n जो है यहां पर नंबर ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स है, वहीं h जो है वो हम लोगों का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो थर्ड पॉइंट है पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का, वह क्या है, तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, सिर्फ वही ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होंगे। कहने का मतलब सिर्फ वही ऑर्बिट होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करेंगे और ना ही लूज करेंगे। Where the angular momentum of the electron is integral multiple of h/2π, जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एमवीआर की जो वैल्यू है वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होगा। तो जहां पर भी एंगुलर मोमेंटम एमवीआर NH/2π होगा तो वह ऑर्बिट जो है ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही वहां के इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेंगे। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स नहीं करेंगे, कहां पर, न्यूक्लियस में। n यहां में क्या है, तो n जो है उसकी वैल्यू यहां पर क्या है, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये इंटीग्रल नंबर है। h का वैल्यू जो है वो कितना होता है, तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके हायर एनर्जी स्टेट्स में जाना है, और अगर हायर एनर्जी स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे आना है, लोअर एनर्जी लेवल में आना है, तो उसको क्या करना होगा। तो जब भी उसको अपनी स्टेशनरी स्टेट को चेंज करनी है, उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, सपोज करिए कोई लोअर एनर्जी लेवल में है और उसको हायर एनर्जी लेवल में जाना है, तो उस परिस्थिति में उसको hν के बराबर एनर्जी गेन करना पड़ेगा। और अगर हायर एनर्जी स्टेट्स में है, उसको लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, तब भी वो hν के बराबर एनर्जी क्या करेगा, तब लूज करेगा। ऊपर जाना है तो hν गेन करेगा, नीचे आना है तो hν लूज करेगा, राइट। तो हर एक परिस्थिति में उसको जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वह hν ही होगा। तो यहां पर देखिए फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, तो व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू दी अदर, अगर ये जंप करेगा कहां से, एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में, इट इमिट्स, लोअर में आ रहा है, इट इमिट्स और एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो ये इमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। मतलब ये इमिट और एब्जॉर्ब जो है अलग अलग परिस्थितियों के लिए है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है, तब के केस में वह एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। कितने के बराबर, hν के बराबर। अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है, तब एनर्जी गेन करेगा, कितना के बराबर, hν के बराबर। और पांचवा और आखिरी पॉइंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जहां तक सवाल है इलेक्ट्रॉन का, तो ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ at such a speed so that centrifugal force is equal to nuclear force of attraction। इस तरह से कि इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वह न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा। तो ये था हमारा बोर्स पोस्टुलेट्स या फिर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अभी यहां पे देखिए, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके जो डिफेक्ट्स थे, उसके ड्रॉबैक्स थे, उसमें वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी नहीं बता पाए कि nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, एनर्जी nth ऑर्बिट का कितना होगा। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जरिए, तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है डिफेक्ट्स जो है थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। लेकिन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग देख रहे हैं कि जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो स्वतः क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर दो इक्वेशन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला जो आप देख रहे हो कि mvr इज इक्वल टू nh/2π है, और दूसरा जो है ना, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम लोग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी निकालते हैं।
तो ये था हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।